अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 6 शुमारियात स्टार्ट करेंगे। शुमारियात को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये इस सबक की पहली वीडियो है जिसमें हम इस सबक का तारुफ देखेंगे और इससे रिलेटेड जो बेसिक्स हमने जो पिछली जमातों में पढ़ा है और वो यहाँ पर यानी कि 10th स्टैंडर्ड में हमें काम आने वाला है, वो वाला बेसिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक के तारुफ यानी इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शुमारियात यानी क्या होता है। शुमारियात की अगर तारीफ कही जाए तो उसे आदाद व शुमार का इल्म कहते हैं। आदाद व शुमार का इल्म यानी के शुमारियात। अब इसके अंदर हमें पता है कि आदाद यानी के नंबर्स और शुमार यानी के ऑब्जर्वेशंस, जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं उसे अगर नंबर के फॉर्म में, अदद के फॉर्म में हम नोट डाउन करते हैं तो उस चीज़ को शुमार कहते हैं। तो आदाद व शुमार का इल्म शुमारियात कहलाता है। अब इसके अंदर उसूलों के ज़रिए आदाद व शुमार का नोट डाउन होता है। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। किताब में हमें बताया गया है कि इंसानी ज़िंदगी में शुमारियात कई शोबों में फ़ायदेमंद साबित होता है, जैसे कि खेती, माशियात, कॉमर्स, इल्म में अद्वियात, इल्म नबातात, बायोटेक्नोलॉजी, तबैयात, कीमिया, एजुकेशन, समाजी इल्म, इंतज़ाम वगैरह। अब एक्चुअल होता क्या है ये हम एक सीधी सी सिंपल सी एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। सपोज मुझे एक नतीजे पर पहुंचना है, तो उस नतीजे से मुतालिक तजुर्बा करके मैं आदाद के फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन जमा कर लेता हूं और फिर उस इंफॉर्मेशन को देखकर एक नतीजा अक्स करता हूं तजुर्बे के ज़रिए, जो मैंने मुशाहिदात किए थे तजुर्बे के अंदर। तो इस चीज़ को ही शुमारियात कहते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि सपोज अगर कभी मेरे पास एक 2 व्हीलर है और 2 व्हीलर में के पेट्रोल का खर्चा कितना होता है, ये जानने के लिए मुझे इस चीज़ का पता लगाना है कि जब मैं पेट्रोल भरता हूँ, जितना पेट्रोल भरता हूँ तो उससे गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। सपोज मान लीजिए कि मैं हमेशा 2 लीटर का पेट्रोल भरता हूँ। 2 लीटर का पेट्रोल भरने पर गाड़ी कितना किलोमीटर का फासला तय करेगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा लगाना है। तो जब भी मैं 2 लीटर पेट्रोल भरूंगा उसके बाद में गाड़ी कहाँ तक यानी कि कितने किलोमीटर चलेगी, इस बात का मुशाहिदा नंबर के फॉर्म में यानी कि किलोमीटर के फॉर्म में कर लूँगा। सपोज पहली बार जब मैंने 2 लीटर का पेट्रोल भराया तो मेरी गाड़ी चली 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर के बाद में मुझे गाड़ी के इंडिकेटर से इंडिकेशन यानी कि इशारा मिल गया कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो फिर मैंने पेट्रोल भराया उसमें 2 लीटर। अब इस बार पेट्रोल भराने के बाद में गाड़ी जो है वो तकरीबन मान लीजिए 78 किलोमीटर तक चली और फिर उसके बाद में इंडिकेशन आया पेट्रोल ख़त्म होने का। और फिर उसके बाद में एक बार और भरा मैंने तो गाड़ी 82 किलोमीटर चली और फिर मुझे इंडिकेशन मिला कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। इसी तरह 5-6 बार पेट्रोल भरने के बाद में मैंने जो गाड़ी की किलोमीटर की रीडिंग्स है उसकी रीडिंग्स को ही नोट डाउन कर लिया। तो नोट डाउन करने के बाद में मेरे पास कुछ इस तरह से शुमारे आएंगे। ये जो है ये मेरा मुशाहिदा किया हुआ नंबर है जो कि मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। पहले टाइम में 75 किलोमीटर, दूसरे टाइम में 78 किलोमीटर, उसके बाद 82 किलोमीटर, फिर मान लीजिए कि 85 किलोमीटर के बाद में इंडिकेशन मिला, फिर मान लीजिए कि 80 किलोमीटर पे इंडिकेशन मिला, फिर मान लीजिए कि 78 किलोमीटर पे इंडिकेशन मिला।
तो इस तरह से मैंने रीडिंग्स को नोट डाउन किया, यानी कि शुमारों का इंदराज किया। अब इन रीडिंग्स को सामने रखते हुए मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि 2 लीटर पेट्रोल भरने पर मेरी गाड़ी तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास चलती है। तो मुझे अगर इंडिकेटर नहीं भी होता है वहां पर पेट्रोल कम होने वाला जो बताता है, तो वो नहीं भी होता है, वो खराब भी हो जाता है, तो जब भी 75 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी मेरी, तो मैं पेट्रोल भरा लूंगा। तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने एक कंडीशन में कुछ चीजों का इंदराज किया आदात के फॉर्म में और उससे एक नतीजा अक्स किया। इसी कंसेप्ट को शुमारियात कहा जाता है। शुमारियात के जो बुनियादी उसूल है वो बरतानवी माहिर उलूम फ्रांसिस गैल्टिन ने बनाए थे। इसका जिक्र किताब में दिया गया है। ये एक माहिर उलूम है फ्रांसिस गैल्टिन, जिन्होंने शुमारियात के बुनियादी उसूल बनाए थे। इनका तरीका यह था कि वो सवालनामे तैयार करके लोगों में तकसीम करते थे और उसे पुर करने की गुजारिश करते थे। इस तरीके से उन्होंने कई लोगों से मालूमात जमा की। इनकी साबिका मालूमात, माशी हालत, पसंद नापसंद, सेहत वगैरह का बड़े पैमाने पर उन्होंने इंदराज किया इस तरीके से। और इस चीज की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो वजूद में आई, जैसे कि उंगलियों के निशानात का इस्तेमाल। गैल्टिन ने कई लोगों के उंगलियों के निशानात की जांच करके उनकी जमातबंदी करने का तरीका डिसाइड किया। इल्म आदाद व शुमारे का इस्तेमाल करके उन्होंने साबित करके दिखाया कि मुख्तलिफ लोगों के निशानात यकसा होने के इम्कानात तकरीबन 0 होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, तो हर किसी के उंगलियों के निशानात अलग अलग होते हैं। इनके उंगलियों के निशानात सेम आने के चांसेस जो होते हैं वो 0 होते हैं। और यही जो टेक्निक है गुनाहगारों को तलाश करने में फायदेमंद साबित हुई और अदालतों ने इस कंडीशन को, इस तरीके को मंजूरी दी ताकि गुनहगारों को तलाश किया जा सके। तो ये था शुमारियात, यानी कि क्या होता है, ये क्या कंसेप्ट है। अब हम इससे मुतालिक अहम चीजें जो है वो समझेंगे। उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो मरकजी रुझान की पैमाइश है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है मरकजी रुझान की पैमाइश। इंग्लिश में इसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी हमने जो एग्जाम्पल ली थी उसमें रीडिंग्स का इंदराज हो रहा था, किलोमीटर रीडिंग्स का, और इंदराज होने के बाद में एंडिंग में क्या हुआ कि एक डिसीजन पे पहुंचा गया। मतलब 80 किलोमीटर गाड़ी 2 लीटर पेट्रोल में सफर फासला तय करती है, इस नतीजे पर पहुंचा गया। तो इन सारी रीडिंग्स का जो मरकज है वो एक नंबर है जो कि 80 है। तो एक मरकजी नंबर के ऊपर पहुंचने के तरीके को हम मरकजी रुझान की पैमाइश कहते हैं। किताब में भी इसके बारे में दिया गया है कि सर्वे के जरिए हासिल होने वाले आदादी शुमारों में आमतौर पर एक खुसूसियत दिखाई देती है। इसके अंदर इन तमाम आदाद व शुमार में एक खुसूसियत दिखाई दे रही है कि वो 80 के आसपास है। ये तमाम शुमारों का एक खास शुमारे के गिर्द या उसके आसपास मरकूज होने का रुझान होता है। ये खास शुमारा इस ग्रोह का नुमाइंदा अदद होता है। इसी अदद को मरकजी रुझान की पैमाइश कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलेगी 2 लीटर पेट्रोल में, तो इस डेटा की, इस मालूमात की जो मरकजी रुझान की पैमाइश होगी वो होगी 80 किलोमीटर। मरकजी रुझान की पैमाइश जब हम करते हैं तो हम मुख्तलिफ चीजें कैलकुलेट करते हैं जो कि है मेयानिया, वस्तानिया और कसीरिया।
स्टार्टिंग पॉइंट पार्ट में यानी कि 6.1 6.2 में हमें मियानिया, वस्तानिया और कसीरिया के ही सवालात हल करने हैं। इन तीनों चीजों को मालूम करने के लिए डेटा के हिसाब से यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि मालूमात को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आइए उस बारे में हम डिटेल मालूमात हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मोतियात, ये चीज क्या होती है ये हमें जानना है। मोतियात यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन का इंदराज हम कर रहे हैं उसे हम मोतियात कहते हैं। इंग्लिश में इसे डेटा कहा जाता है। अब डेटा की दो किस्में होती है, एक तो इब्तिदाई मोतियात और दूसरी सानवी मोतियात। इब्तिदाई मोतियात इंग्लिश में इसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। यह हमने 9वीं जमात में ऑलरेडी पढ़ा है। प्राइमरी डेटा यानी कि इब्तिदाई मोतियात ऐसा डेटा होता है जो खुद से किया जाता है कलेक्ट, जो खुद से जमा किया जाता है। मतलब सपोज अगर कभी हमें ये जानना है कि हमारे एरिया में कितनी जगह पर सिग्नल लगा है और उस डेटा को निकालने के लिए हम खुद जाकर सिग्नल्स को चेक कर रहे हैं और उसका इंदराज कर रहे हैं, तो ये इब्तिदाई मोतियात की एग्जाम्पल होगी क्योंकि ये डेटा खुद से कलेक्ट किया गया है। अब इसके बरक्स दूसरी किस्म होती है डेटा की, मोतियात की, जो कि है सानवी मोतियात। इसे इंग्लिश में हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो ऑलरेडी मौजूद होता है और हमारे काम के लिए हम जाकर उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिग्नल्स की ही एग्जांपल, अगर कभी मुझे पता करना है कि हमारे एरिया में कितने ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं, तो इस जानकारी को जानने के लिए अगर मैं आरटीओ डिपार्टमेंट से कंसल्ट करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे एरिया में मौजूद सिग्नल्स की डिटेल हमें दीजिए, तो वो जो डेटा हमें देंगे जो ऑलरेडी बना हुआ है उसे हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। ये हमने 9वीं जमात में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इस तरह से मोतियात की दो किस्में होती है, इब्तिदाई मोतियात और सानवी मोतियात। इब्तिदाई मोतियात जो खुद से मालूमात जमा करके लिखा जा रहा है डेटा, उसे इब्तिदाई मोतियात कहते हैं। और सानवी मोतियात जो ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है और उसे लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो होता है सेकेंडरी डेटा। अब इसके लिखने के तरीके होते हैं मोतियात के, उसे हम मोतियात की जमातबंदी कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जिसे बोला जाता है। मोतियात की जमातबंदी करने के, मोतियात को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है खाम मोतियात, दूसरा होता है ताद्दुदी तकसीमी जदवल और तीसरा होता है जमात बंद ताद्दुदी तकसीमी जदवल। तो इसमें से पहले नंबर का और दूसरे नंबर का यानी कि खाम मोतियात और ताद्दुदी तकसीमी जदवल, इन दोनों तरीके का हमें 10th स्टैंडर्ड में सवाल नहीं है, लेकिन उसके कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो हमें समझना जरूरी है ताकि तीसरा वाला कंसेप्ट, तीसरा वाला तरीका हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसलिए हम शॉर्ट में ये भी देख लेंगे कि पहला और दूसरा तरीका क्या होता है। सबसे पहला वाला है खाम मोतियात, जिसे हम इंग्लिश में रॉ डेटा कहते हैं। रॉ डेटा यानी कि कोई भी टॉपिक पर अगर आपको मालूमात हासिल करना है तो उस मालूमात को डायरेक्ट लिस्ट के फॉर्म में लिखना, ये खाम मोतियात का तरीका होता है, जमातबंदी का पहला तरीका। सपोज मान लीजिए 10वीं जमात के 40 तलबा है, उनकी ऊंचाई का डेटा हमें बनाना है, उनकी ऊंचाई का मोतियात हमें बनाना है। ऊंचाई हम सेंटीमीटर में गिनेंगे। तो यहां पर क्या किया जाएगा, अगर खाम मोतियात के तरीके से हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट को बुलाकर उनकी हाइट सेंटीमीटर में नापी जाएगी और इंदराज किया जाएगा। ये पहला स्टूडेंट की हाइट 161 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट की हाइट 150 सेंटीमीटर, तीसरे स्टूडेंट की हाइट 154 सेंटीमीटर, चौथे स्टूडेंट की हाइट
155 सेंटीमीटर। इसी तरह पूरे 40 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया जाएगा और उसे लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। यह होता है खाम मोहतियात। मोहतियात को लिखने का दूसरा तरीका, यानी कि मोहतियात की जमातबंदी का दूसरा तरीका जो है वो ताद्दुदी तकसीमी जदवल का तरीका है। इसमें हम जदवल के फॉर्म में डेटा को लिखते हैं। अब यहां पर मान लीजिए हमें हाइट का इंदराज करना है, तो इससे पहले हमने स्टूडेंट को बुलाया था और हर स्टूडेंट की हाइट को नापकर वो डेटा लिखा था। हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल हाइट्स लिखी हुई थी। इस तरीके में यह होता है कि हम हाइट को पकड़ के स्टूडेंट्स कितने हैं वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि सबसे कम हाइट वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं। जब हम इस डेटा में देखेंगे यहां पर, तो हमें यहां पर दिखाई देगा कि सबसे कम हाइट वाला स्टूडेंट 150 सेंटीमीटर वाला स्टूडेंट है। तो हम 150 से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला कॉलम रहेगा वो ऊंचाई रहेगा, इसे हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 150। दूसरा जो रहेगा वो शुमारियाती निशान का रहेगा। तीसरा जो कॉलम रहेगा वो तुलबा की तादाद, मतलब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने तुलबा है हमें ये काउंट करना होगा यहां पर। तो हम देखेंगे यहां पर 150 सेंटीमीटर वाले, दूसरा स्टूडेंट, फिर ये वाला स्टूडेंट, यानी कि 2 स्टूडेंट हो गए। तो शुमारियाती निशान में हम इस तरह से 2 निशान लगा देंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी हाइट 150 है। तो 150 सेंटीमीटर हाइट वाले टोटल 2 स्टूडेंट हैं, उनकी तादाद यहां पर लिख देंगे, तुलबा की तादाद। इसी तरह से हम 151, 152, 153, 154, 155, 156 इस तरह से हाइट लेंगे पहले, और फिर वो उस हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं उसे टेबल में लिख लेंगे। तो ये जो होता है इसे हम ताद्दुदी तकसीम की जदवल कहते हैं। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कंपोनेंट यानी कि तुलबा कितने हैं उनकी तादाद को इंदराज किया जाता है। तो इस तरह से पहले कॉलम में जो टोटल हाइट्स के ऑब्जर्वेशंस है, शुमारे हैं, वो लिख दिए जाएंगे पहले 150 से लेकर 151, 152, 153, 154, 156 से लेकर जो लास्ट हाइट वाला ऑब्जर्वेशन है 172 सेंटीमीटर का, वहां तक लिख दिए जाएंगे। और फिर इसमें देखा जाएगा कि 151 सेंटीमीटर वाले तुलबा कितने हैं, 152 सेंटीमीटर वाले तुलबा कितने हैं, 153 सेंटीमीटर वाले तुलबा कितने हैं, इसी तरह से 172 सेंटीमीटर वाले तुलबा कितने हैं ये चेक किया जाएगा। इस तरीके में ध्यान रखिए, सबसे पहले जो शुमारा होता है यानी कि जो रीडिंग वाला एलिमेंट होता है वो लेकर उसके एसोसिएटेड कितने स्टूडेंट्स या कितने पर्सन्स हैं वो शुमारियाती निशान के फॉर्म में लिख लिए जाते हैं। जैसे 150 हाइट वाले 2 स्टूडेंट है, 151 सेंटीमीटर वाला 1 स्टूडेंट है, 152 सेंटीमीटर हाइट वाला स्टूडेंट एक भी नहीं है, तो यहां पर खाली जगह छोड़ दी जाती है। 153 सेंटीमीटर हाइट वाले 3 स्टूडेंट है, 154 सेंटीमीटर हाइट वाले 3 स्टूडेंट है। इसी तरह शुमारियाती निशान के फॉर्म में पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर तुलबा की तादाद लिख ली जाती है 2, 1, 0, 3, 3, 1, 1, 0, 1, 3, 1, 5 को 4 लाइन बनाकर उसे क्रॉस किया जाता है शुमारियाती निशान में। 5, 4, 0,
2 4 1 1 3 0 2 1 और 1। अब इसके अंदर जो शुमारे होते हैं उन्हें एक्साई से जाहिर किया जाता है और जो तुलबा की तादाद होती है उन्हें एफआई से जाहिर किया जाता है। यह हम आगे भी देखेंगे। अब यहां पर तुलबा की तादाद अगर इसको हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारा 40 आना जरूरी है, क्योंकि 40 तुलबा है, इसलिए कैपिटल एन की वैल्यू 40 आना जरूरी है। तो इस तरह से ताद्दुदी तकसीम की जदवल ये दूसरे नंबर का तरीका होता है। अब इसके बाद में जो तरीका है जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदवल, तो ये जो तरीका है एक्चुअली ये हमें 10th स्टैंडर्ड में फॉलो करना है। इसका बेसिक्स हमने 9th स्टैंडर्ड में सब सीख लिए हैं, उसी को हम रिवाइज करेंगे अभी थोड़ी देर में। मोतियात को लिखने का तीसरे नंबर का तरीका जमात बंद ताद्दुदी तकसीमी जदवल। ये ताद्दुदी तकसीमी जदवल में एडिशन हो जाता है जमात बंद। इस वर्ड पर हमें गौर करना है इस तरीके को समझने के लिए। जमात बंद यानी कि ग्रुप्ड वाला, ग्रुप वाला। अब हमने ताद्दुदी तकसीमी जदवल में क्या किया था, ऑब्जर्वेशंस को लिया था 150, 151, 152, 153, इस तरह से ऑब्जर्वेशन को लिया था। तो जमात बंद ताद्दुदी तकसीमी जदवल में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को ही लेंगे पहले, लेकिन उनको ग्रुप में लेंगे, उनकी जमात बंदी करके लेंगे, मतलब उनकी एक जमात बना देंगे। जैसे कि यहां पर 150 से लेकर 172 तक के ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन को हम ग्रुप फॉर्म में ले लेंगे, मतलब पहला ग्रुप ले लेंगे सपोज 150 से लेकर 155 तक, दूसरा ग्रुप ले लेंगे 155 से लेकर 160 तक, तीसरा ग्रुप ले लेंगे 160 से लेकर 165 तक, चौथा ग्रुप ले लेंगे 166 से लेकर 170 तक। तो इस तरह से ग्रुप फॉर्म में हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे। इसे ही हम जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदवल कहते हैं। अब इस फॉर्म में भी, इस तरीके में भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मशमूली तरीका, जिसे गैर मुसलसिल तरीका कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है गैर मशमूली तरीका, जिसे मुस्तस्नाई तरीका कहते हैं। मशमूली तरीका यानी कि हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो गैर मुसलसिल करेंगे, तो इसे हम गैर मुसलसिल जमात का तरीका भी कहते हैं। और गैर मशमूली तरीका यानी कि मुस्तस्नाई तरीका, इसे हम मुसलसिल जमात का तरीका कहते हैं। अब मुसलसिल जमात का तरीका और गैर मुसलसिल जमात का तरीका मतलब क्या, कि इसके अंदर जो जमातें होंगी वो कंटिन्यूअस होंगी। जैसे कि मैंने यहां पे कहा था 150 से लेकर 155, ये पहला ग्रुप, ये पहली जमात, दूसरी जमात 155 से लेकर 160, तीसरी जमात 160 से लेकर 165। तो ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं ये कंटिन्यूअस बन रहे हैं, तो इसे हम मुसलसिल जमात का तरीका, इंग्लिश में एक्सक्लूसिव मेथड और उर्दू में गैर मशमूली तरीका या मुस्तस्नाई तरीका कहते हैं। तो एक कॉलम में यहां पर जमात लिखी जाती है और दूसरे कॉलम में ताद्दुद लिखा जाता है। जमातें बनाने के तरीके में अगर हम मुसलसिल जमात ले रहे हैं तो हमें जो जमातें बनाना पड़ेगी वो कंटिन्यूअस, मतलब इस तरह से बनाना पड़ेगी। 150 से लेकर 155 की पहली जमात, 155 से लेकर 160 की दूसरी जमात, 160 से लेकर 165 की तीसरी जमात, 165 से लेकर 170 की चौथी जमात और 170 से लेकर 175 की पांचवी जमात। अब ये जमातें बनाने के लिए हमें जो सबसे कम
कीमत वाला ऑब्जर्वेशन होता है वो देखना होता है, और जो सबसे ज्यादा कीमत वाला ऑब्जर्वेशन होता है और वो देखना होता है। डेटा को देखकर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जमात कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनाना है, वो अभी हम देखेंगे। तो इस तरह से ये जो होंगी ये सारी मुसलसिल जमातें होंगी। और अगर कभी इसे हमें डिसकंटिन्यूअस क्लासेस में बनाना है, गैर मुसलसिल जमात में बनाना है, यानी कि मशमूली तरीके से बनाना है, तो हम जमातें कुछ इस तरह से लेंगे। 150 से लेके 154, फिर 155 से लेकर 159, फिर 160 से लेकर 164, 165 से लेकर 169 और फिर 170 से लेकर 174। तो ये दो तरीके होते हैं, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिसमें हमें मुसलसिल जमात में लेकर ही सवाल हल करना होता है। और सवाल अगर कभी दिया जाता है गैर मुसलसिल जमात में, तो उसे पहले हमें मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करना होता है और फिर सवाल को हल करना होता है। तो आइए अब इसको हम डेटा बना लेंगे पूरा। अब यहां पर हमने जमातें बना ली, 150 से 155 की एक जमात, 155 से 160 की एक जमात, 160 से 165 की एक जमात, 165 से 170 की एक जमात, 170 से 175 की एक जमात। ये ऐसी 5 जमातें हो गई। यहां पर मुसलसिल जमात में ताद्दुद लिखने के लिए, इंदराज करने के लिए हमें यह ध्यान में रखना होता है कि इस वाली जमात में, यानी कि 150 से लेके 155 की जमात में ऊपर जो ऊपरी हद जो दी गई है 155 की, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर हम सिर्फ 150 से लेकर 154 तक की रीडिंग्स ऑब्जर्वेशंस लेंगे। यहां पर हम 155 से लेकर 169 तक, 159 तक की रीडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस लेंगे। 160 से 165 की जमात में हम 160 से लेकर 164 वाली ऑब्जर्वेशंस लेंगे, और यहां पर 165 से लेकर 169 तक की ऑब्जर्वेशंस, यहां पर 170 से लेकर 174 तक की ऑब्जर्वेशन। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे डेटा को लेकर हमारे के कौन से डेटा में कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। पहली जमात है हमारी 150 से लेकर 155। तो हमें 150 से लेकर 154 इस हाइट वाले स्टूडेंट्स को गिनना है। तो हम गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2, 155 इसमें नहीं आएगा, ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 3 4 5 6 7 8 और 153 वाला लास्ट यानी कि 9। तो ऐसे स्टूडेंट्स 9 हैं जिनकी हाइट्स 150 सेंटीमीटर से 154 सेंटीमीटर के दरमियान है। 150 सेंटीमीटर से 154 सेंटीमीटर तक है, ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं। अब हम 155 से लेके 160 की ग्रुप में देखेंगे कि 155 से 160 सेंटीमीटर हाइट कितने स्टूडेंट्स की है। तो यहां पर हमें 155, 156, 157, 158 और 159 हाइट वाले स्टूडेंट्स को ही काउंट करना पड़ेगा। 155 एक, 158 2, 156 3, 159 4, 159 5 और 159 6। तो ऐसे स्टूडेंट्स 6 हैं जिनकी हाइट 155 से लेकर 159 के बीच में है। तो इसी तरह से हम बाकी सारी रीडिंग्स का भी कैलकुलेट
काउंटिंग कर लेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 160 से लेकर 164 के बीच में है वो 12 स्टूडेंट्स हैं। 165 से लेकर 169 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, ऐसे स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स हैं। और 170 से लेकर 174 सेंटीमीटर की हाइट वाले स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से ये मुसलसिल जमात का जमात बंद तादुदी तकसीम का जदवल बनता है। अब यहां पर हमें डायरेक्ट लेना है 150 से लेकर 154 जिसकी हाइट है वो स्टूडेंट्स 9 है, हमने यहां पर काउंट कर लिया था। 155 से लेकर 159 तक 6, 160 से लेकर 164 तक 12 स्टूडेंट, 165 से लेकर 169 तक 9 स्टूडेंट और 170 से लेकर 174 तक ऐसे 4 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट्स 4 हैं। तो ये जो एडिशन है ताद्दुद का जमा वो 40 ही आना जरूरी है। अगर ये 40 नहीं आ रहा है मतलब काउंटिंग में कहीं पर हमारी मिस्टेक हुई है। तो इस तरह से हम जमात बंद ताद्दुदी तकसीम का जदवल बनाते हैं। आइए अब हम कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो देख लेते हैं, जरूरी है जो हमें पता होना। इल्म शुमारियात की बुनियादी इस्तिलाहात, सबसे पहला है जमात जिसे हम इंग्लिश में क्लास कहते हैं। अभी हमने देखा कि डेटा में जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशन के कुछ ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, उन ग्रुप्स को जमात कहा जाता है। 0 से 10 का, 10 से 20 का, 20 से 30 का, ये अलग अलग जमातें हैं एक डेटा की। उसके बाद वाला पॉइंट है जमात की हदें। हदें यानी कि उसकी लिमिट्स ऑफ क्लास। इसमें 2 हदें होती है, एक ऊपरी हद और दूसरी निचली हद। ऊपरी हद को इंग्लिश में अपर क्लास लिमिट कहा जाता है और निचली हद को इंग्लिश में लोअर क्लास लिमिट कहा जाता है। पहली क्लास 0 से लेकर 10 जो है, इसमें ऊपरी हद 10 है। दूसरी क्लास में ऊपरी हद 20 है। तीसरी क्लास में ऊपरी हद 30 है। यह है ऊपरी हदें इन जमातों की। निचली हद यानी कि लोअर क्लास लिमिट, पहली क्लास की लोअर क्लास लिमिट 0 है, दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट 10 है और तीसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट 20 है। जमात की हदें, लिमिट्स ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट है ताद्दुद। एक पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट्स, कितने पर्सन्स आ रहे हैं उसको हम ताद्दुद बोलते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिखा था 150 से 155 जमात का ताद्दुद जो है वो 9 है। 155 से 160 जमात का ताद्दुद 6 है। मतलब इस ग्रुप के अंदर कितने पर्सन्स फॉल कर रहे हैं, कितने पर्सन्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसे हम ताद्दुद कहेंगे। ताद्दुद को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। FI से इसे जाहिर किया जाता है। तूले जमात या जमात की वुसअत। अब यहां पर हमने जो जमातें बनाई थी वो 150 से 155, मतलब एक जमात के अंदर 5 ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। 155 से 160 5 ऑब्जर्वेशन, 160 से 165 5 ऑब्जर्वेशन, 150 से 154 5 ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है इसे हम तूले जमात कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्लास विड्थ बोलते हैं। ये जो जमातें हमने लिखी थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इन जमातों का जो तूले जमात है वो 10 होगा, क्योंकि एक जमात के अंदर 10 ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, 10 शुमारे आ रहे हैं। इसके लिए जाब्ता है एक तूले जमात निकालने के लिए। वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती है जाब्ते की, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 10 - 0, 10, 20 - 10, 10, 30 - 20, 10। यहां पर 155 - 150 5, 160 - 155 5। तो तूले जमात जो आ रही है वो 5 आ रही है। ऊपरी हद -,
निचली हद, ये इसका जाब्ता होता है। अब तूले जमात, ये कंसेप्ट हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी डेटा में अगर क्लासेस बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, जमात बंदी करते हैं, तो वो जमातों का तूले जमात सेम होना जरूरी है। मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसी जमातें ही होना चाहिए। पहली जमात में 0 to 10 ले रहा हूं, दूसरी जमात 10 to 15 ले रहा हूं, तीसरी जमात 20 to 40 ले रहा हूं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद है वस्त जमात, इंग्लिश में इसे क्लास मार्क कहते हैं। इस चैप्टर में 6.1 और 6.2 के हर सवाल में हमें वस्त जमात लिखना जरूरी है, तो ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। कोई भी क्लास का वस्त जमात अगर कभी हमें निकालना है तो उसकी ऊपरी हद और निचली हद को जमा करके 2 से तकसीम किया जाता है। यह होता है वस्त जमात या क्लास मार्क का जाब्ता। वस्त जमात मसावी ऊपरी हद जमा निचली हद बटे 2। अगर मुझे इस जमात का वस्त जमात निकालना है तो मैं ऊपरी हद जमा निचली हद कर दूंगा, 20 जमा 10, उसको 2 से तकसीम कर दूंगा, 20 जमा 10 बटे 2 मसावी 30 बटे 2, जो कि होगा 15। अगर कभी मुझे इस जमात का वस्त निकालना है, 150 जमा 155 कर दूंगा मैं, ऊपरी हद है 155 जमा निचली हद 150 बटे 2, 150 और 155 होता है 305 बटा 2, जो कि हो जाएगा 152.5। इस तरह से हम वस्त जमात निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। इसे एक्सआई से जाहिर किया जाता है। हमें एफआई का, एक्सआई का और क्लास का टेबल मैंडेटरीली हर क्वेश्चन में बनाना ही है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद है मोतियात की वुसअत, रेंज ऑफ डेटा। मोतियात की वुसअत यानी कि उसकी रेंज कितनी है, तो इसके लिए हम सबसे कम कीमत वाला ऑब्जर्वेशन और सबसे ज्यादा कीमत वाला ऑब्जर्वेशन, इस चीज को देखते हैं। अब जैसे यहां पर क्लासेस बनाई थी हमने, तो यहां पर 0 से 30 मोतियात की वुसअत है, 0 से लेकर 30 तक, क्योंकि सबसे कम कीमत वाला शुमारा 0 है और सबसे ज्यादा कीमत वाला शुमारा 30 है। तो इस ऑब्जर्वेशन, इन जमातों के लिए मोतियात की जो वुसअत है वो 0 से 30 के दरमियान है। वैसे ही यहां पर 150 से 155 की क्लास थी और लास्ट वाली 170 से 175 की क्लास थी, तो यहां पर मोतियात की जो वुसअत है वो 150 से 175 के दरमियान में है। यानी कि हमें ये सबसे छोटा वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो और सबसे बड़ा वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो, इन दोनों को देखना होता है और इसके जरिए हम मोतियात की वुसअत को डिसाइड करते हैं। आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं। यहां पर बहुत सारे सवालात में हमें गैर मुसलसिल जमातें दी जाती है और उन्हें हमें मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करना होता है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो एक मिसाल ले लेंगे हम, गैर मुसलसिल जमात और मुसलसिल जमात। फर्ज कीजिए हमें जमातें दी गई है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। ये हमें गैर मुसलसिल जमातें दी गई है, इन्हें हमें मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करना है, ये सीखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहली जमात और दूसरी जमात को देख लेंगे या फिर दूसरी जमात और तीसरी जमात को देख लेंगे। तो कोई 2 जमातें हम सिलेक्ट करेंगे। यहां पर मान लीजिए हमने
पहली जमात और दूसरी जमात को सिलेक्ट किया। पहली जमात में ऊपरी हद और दूसरी जमात में पहली जमात में ऊपरी हद और दूसरी जमात में निचली हद, ये दोनों देखेंगे हम और इन्हें तफरीक करेंगे हम। 10 - 9 मसावी आएगा 1, तफरीक करके इसे हम 2 से तकसीम कर देंगे। 1/2 मसावी 0.5। अब ये जो कीमत आ रही है इसे हम हर जमात की निचली हद में से तफरीक करेंगे, निचली हद में से तफरीक और ऊपरी हद में जमा कर देंगे। तो सबसे पहली वाली क्लास है हमारी 0 to 9। निचली हद में से हमें 0.5 तफरीक करना है। 0 - 0.5 होता है 0.5। ऊपरी हद में इस कीमत को जमा करेंगे जो कि होगा 9.5। दूसरी क्लास लेंगे, 10 में से 0.5 मनफी कर देंगे हम। 10 में से 0.5 मनफी करने पर आता है 9.5। 19 में 0.5 जमा कर देंगे हम तो वो हो जाएगा 19.5। 20 में से अगली जमात की निचली हद में से 0.5 मनफी करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 और 29 में 0.5 को जमा करेंगे जो कि हो जाएगा 29.5। निचली हद 30 में से 0.5 मनफी करेंगे वो हो जाएगा 29.5। ऊपरी हद में 0.5 जमा करेंगे वो हो जाएगा 39.5। लास्ट वाली जमात 40 और 49 की निचली हद में से 0.5 मनफी करेंगे तो वो आएगा 39.5 और ऊपरी हद में 0.5 जमा कर देंगे तो वो हो जाएगा 49.5। तो इस तरह से हम मुसलसिल जमात में लिख सकते हैं गैर मुसलसिल जमात को। इसमें ध्यान रखना है हमें कोई भी 2 जमातों को लेना है। कोई भी 2 जमातों को लेना है। 2 जमातों के पहली जमात की इसे हम दूसरी जमात लिख देंगे। दूसरी जमात की निचली हद और पहली जमात की ऊपरी हद का फर्क ये निकालना है हमें और फिर इस फर्क को 2 से तकसीम करना है। पहली जमात की दूसरी जमात की निचली हद और पहली जमात की ऊपरी हद का फर्क लेना है। उस फर्क को 2 से तकसीम करना है। जो भी कीमत आ रही है वो हमें हर जमात की निचली हद से घटाना है और ऊपरी हद में मिलाना है। तो हमारी जो गैर मुसलसिल जमात है वो मुसलसिल जमात में कन्वर्ट हो जाती है। अब इन सारी चीजों के अलावा 2 चीजें और है जो हमें समझना है, जो टेक्स्ट बुक में हमें नहीं दी गई है। 9th की टेक्स्ट बुक में है, वो 10th की टेक्स्ट बुक में नहीं है। यहां पर इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत कम पूछे गए हैं किताब के अंदर, लेकिन एग्जाम में 2 साल के जो पेपर्स हुए हैं उसमें इस टाइप के जदवल देकर ही सवाल पूछा गया है। तो उसके अंदर जो पहला है वो है ऊपरी हदे जमात से कमतर इज्तिमाई ताद्दुदी जदवल। आइए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं हम। ऊपरी हद जमात से कमतर इज्तिमाई ताद्दुदी जदवल, इसके लिए एक मिसाल ले लेंगे हम। फर्ज कीजिए 20 मार्क का एक टेस्ट हुआ क्लास में, तो बच्चों को अलग अलग मार्क्स मिलेंगे 0 से लेके 20 के अंदर। तो हम इसके लिए 4 जमातें बना लेंगे। क्लासेस
0 से 5 की एक क्लास, मतलब 0 से 5 तक, 0 से 4 तक जितने बच्चों को मार्क्स मिले वो इसमें आएंगे। 5 से 10 इसमें, 5 से 9 तक जिनको मार्क्स मिले वो आएंगे। 10 से 15 इसमें, 10 से 14 जितने बच्चों को मार्क्स मिले वो आएंगे, और बाकी के 15 से 20 वाली क्लास में आ जाएंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम FI। सपोज 0 से 5 12 बच्चों को मार्क्स मिले, 5 से 10 15 बच्चों को मार्क्स मिले, 10 से 15 13 बच्चों को मार्क्स मिले, और 15 से 20 के बीच में 5 बच्चों को मार्क्स मिले। तो इस तरह से 45 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स ऐसे हैं। 0 से 4 जो मार्क्स है वो 12 बच्चों को मिले हैं, 5 से 9 15 बच्चों को, इसी तरह से पूरी क्लासेस है। तो अब हम इसे ऊपरी हद जमात से कमतर इज्तिमाई ताद्दुदी जदवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। तो तीसरा कॉलम आएगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम CF लिखते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेप कॉलम बनाने के लिए सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखा जाता है। सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज लिख दी। अब यहां से जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसमें से पहली फ्रीक्वेंसी माइनस की जाती है। 15 - 12 ये हो जाएगा 3। फिर 13 यहां पर सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख ली जाती है 12 वाली, और फिर क्रॉस में इस तरीके से ऐड किया जाता है। 12 और 15 को ऐड करेंगे हम तो दूसरी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 हो जाएगी। फिर 27 और 13 को ऐड करेंगे हम तो तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 हो जाएगी, और फिर इन दोनों की जमा कर लेंगे हम तो 40 और 5 यानी के 45 इस तरह से हो जाएगी। यहां पर ध्यान में रखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल स्टूडेंट्स के बराबर ही आना चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स 45 है यहां पर, तो ये वाला टोटल स्टूडेंट्स के बराबर आना चाहिए। मतलब n इज इक्वल्स टू ये वैल्यू, n की वैल्यू और आखिरी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया जाता है। ये हमें सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी FI का कॉलम नहीं दिया जाता, हमें क्लास का और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाता है, तो उसके अंदर हमें FI का कॉलम बनाना पड़ता है। अब इसी मिसाल को हम लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम FI का कॉलम बनाएंगे। क्लास का कॉलम है सबसे पहले 0 से 5 की क्लास, 5 से 10 की क्लास, 10 से 15 की क्लास और 15 से 20 की क्लास। मान लीजिए एग्जाम में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया है, हमें FI का यानी कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम जरूरी होता है कैलकुलेशन के लिए, तो हमें सबसे पहले वो बनाना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया गया है हमें 12, 27, 40 और 45। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए भी हम सबसे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे 12, फिर अगली क्लास में से पहली क्लास वाली की फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, यानी कि 27 - 12, 27 - 12 ये हो जाएगा 15, फिर 40 - 27 ये हो जाएगा 13, और फिर 45 - 40 ये हो जाएगा 5। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऊपरी हद जमात से कम तर इज्तिमाई ताद्दुदी फ्रीक्वेंसी है। इसे आम जबान में कमतर किस्म की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जब एग्जाम में दिया जाएगा हमें तो फ्रीक्वेंसी लिखा होगा और उसके नीचे ब्रैकेट में कमतर किस्म लिखा होगा, ये वाला जो कॉलम आएगा। तो ये ध्यान में रखना है हमें।
वस्तानिया के सवालात में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके जरिए ही कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल दे रहा है लेकिन एफआई का टेबल नहीं दे रहा है, तो हमें पहले एफआई का टेबल बनाना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए, और वो हम इस तरह से बनाएंगे। कैसे? जो भी क्लास दिए गए हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो सबसे पहली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लेंगे हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमें सेकेंड की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो हमें थर्ड की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और फिर अगली क्लास माइनस जो क्लास है उसको ये कर लेंगे तो हमें आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस तरह से हम कमतर किस्म की फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस टेबल का भी मतलब समझ लेते हैं। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तीसरा कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यह होता है कि ऊपरी हद जमात से कम, यानी कि 5 से कम नंबर लेने वाले तलबा है 12, 10 से कम नंबर लेने वाले तलबा है 27, 15 से कम नंबर लेने वाले तलबा है 40, और 20 से कम सिफर तक नंबर लेने वाले तुलबा है 45। तो इस तरह से उसे लफ्जों में बयान किया जाता है कमतर किस्म की फ्रीक्वेंसी को। इसके अलावा भी एक और किस्म की फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम निचली हद जमात के मसावी या ज्यादातर या ज्यादा इज्तिमाई ताद्दुदी जदवल का तरीका कहते हैं। आमतौर पर इसे से ज्यादा किस्म का जदवल कहा जाता है। जिस तरह कमतर किस्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है ऊपरी हद जमात से कम वाली फ्रीक्वेंसी को निचली हद जमात के मसावी या ज्यादा, इसे शॉर्ट में से ज्यादा किस्म की ताद्दुदी जदवल कहा जाता है। सेम एग्जांपल ले लेंगे हम। क्लास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो लिख लेंगे हम यहां पर। Fi इज इक्वल्स टू 12, 15, 13 और 5। अब हमें से ज्यादा किस्म की फ्रीक्वेंसी निकालना है। इसे हम मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये जो थी ये लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, इसे हम मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसे लिखने के लिए हमें सबसे पहले जो ताद्दुद है उनकी जमा करनी होगी, मतलब n की वैल्यू निकालना होगा। n की वैल्यू यहां पर 45 है, तो सबसे पहली वाली जो मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो n के मसावी होगी, जो कि है 45। दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हमें 45 में से 12 यानी कि पहली क्लास की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी माइनस करना पड़ेगी। तो 45 - 12 ये हो जाएगा 33। ये आ जाएगी हमारी दूसरी क्लास की मोर देन फ्रीक्वेंसी। फिर तीसरी क्लास की लिखने के लिए 33 - 15 जो कि हो जाएगी 18, और फिर चौथी क्लास की लिखने के लिए 18 - 13 जो कि हो जाएगा 5। जिस तरह से यहां पर n की वैल्यू और लास्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आ रही थी, ये कंडीशन थी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। उसी तरह यहां पर यह कंडीशन होती है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी में लास्ट क्लास की दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आना चाहिए। तो ये 5 और 5 इस तरह से होगा। यहां पर पहले
क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम कैपिटल एन के फॉर्म में लिखते हैं। एन की जो वैल्यू है वो यहां पर आती है। फिर 45 माइनस 12 33, 33 माइनस 15 18, 18 माइनस 13 5। इस तरह से मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसका मतलब हम जान लेंगे। इसका मतलब यह होता है कि जीरो से ऊपर, जीरो के मसावी या जीरो से ऊपर, निचली हदे जमात के मसावी या ज्यादा, जीरो या जीरो से ऊपर मार्क्स लेने वाले 45 स्टूडेंट्स हैं। 5 और 5 से ऊपर मार्क्स लेने वाले 33 स्टूडेंट्स हैं। 10 और 10 से ऊपर मार्क्स लेने वाले 18 स्टूडेंट्स हैं। और 15 और 15 से ऊपर मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी होती है। अगर एग्जाम में हमें कभी इस क्वेश्चन में दे दिया गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20 क्लासेस देकर हमें मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई अगर कभी, जो कि है 45, 33, देन 18, देन 5, तो इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली 45 माइनस 33, ये हो जाएगा 12, फिर 33 माइनस 18, जो कि हो जाएगा 15, फिर 18 माइनस 15, सॉरी 18 माइनस 5, जो कि हो जाएगा 13, और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी तो दोनों सेम होना जरूरी है, ये कंडीशन है। यहां पर अगर मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जा रही है तो उसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल पकड़ के ही पूरी फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। 45 माइनस 33 इज 12, 33 माइनस 18 इज 15, 18 माइनस 5 इज 13, और 5 लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी।